अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हम लोग दोनों तरह के न्यूट्रिशंस को डिस्कस करेंगे, एक प्लांट्स में न्यूट्रिशन को और एक एनिमल्स में न्यूट्रिशन को। तो फर्स्ट हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन को आज डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन है क्या, और इसमें हम क्या न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन क्या है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर सेकेंड हम मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में जो मिनरल्स न्यूट्रिशन है वो कैसे होती है। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम को, कि नाइट्रोजन का और मैग्नीशियम का क्या किरदार है प्लांट्स के अंदर, और इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, फिर प्लांट्स में फर्टिलाइजर्स क्या रोल अदा करते हैं। और जो लास्ट चीज़ हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज़। और लास्ट में हमारा क्या होगा कि वो मुश्किलात, इन्वायरमेंटल माहौली मुश्किलात जो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने की वजह से हो रही हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो पहले नंबर पे हम न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो वर्ड न्यूट्रिशन, अब हमारे पास न्यूट्रिशन एक क्या है, वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस है। बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि जो फूड होती है वो ली जाती है या प्रिपेयर की जाती है। न्यूट्रिशन में या तो फूड लेंगे, फूड कौन लेगा, जो हम लोग हैं जैसे एनिमल्स वगैरह, वो किसी से फूड लेंगे, या फिर ऑब्टेन और प्रिपेयर दूसरे नंबर पे, या फिर वो प्रिपेयर भी कर सकते हैं। प्रिपेयर करने का मतलब क्या कि वो खुद बनाएंगे। तो एनिमल प्लांट्स वगैरह जो है वो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे। तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस ये तो पता चल गया पहली लाइन से ही कि दो एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में चलेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड ऑब्टेन की जाए या बनाई जाए, फिर एब्जॉर्ब भी की जाए या फिर उसको कन्वर्ट। एब्जॉर्ब कौन करता है, फंजाई वगैरह जितने ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर उसको कन्वर्ट कर देना। और फिर उसको क्या करना, कन्वर्ट करना किस में, इनटू सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस में, ऐसे सब्सटेंसेस में जो किस में हेल्प करवाए फिर आगे जाके ग्रोथ में और एनर्जी हासिल करने में हमें हेल्प करवाते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। तो बेसिक हमारे पास जो न्यूट्रिशन क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड को बनाना या फिर हासिल करना या फिर उसको एब्जॉर्ब करना और कन्वर्ट करना है ऐसे सब्सटेंसेस में जिनसे वो ग्रोथ भी हासिल करें और एनर्जी भी हासिल करें। तो वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस कहलाता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहलाता है। अब ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस, क्योंकि न्यूट्रिशन में उन्होंने बेसिकली एनर्जी हासिल करनी है, तो वो एनर्जी हासिल करने के लिए फिर किनको यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, अब न्यूट्रिएंट्स कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जो कि एनर्जी के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल, या फिर नए मटेरियल्स को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उनको हम किस चीज़ का नाम दे देंगे, न्यूट्रिएंट्स का नाम दे देंगे। तो आपके पास न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल आप लोगों को पता होता है जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हो, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद आपके पास वाटर है। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, ये सारे क्या हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, मैग्नीशियम वगैरह। तो इन न्यूट्रिएंट्स को, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं ये जो कि किस लिए यूज़ होते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था न्यूट्रिशन का और न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। तो अब आगे हम वन बाय वन चलते हैं। तो जो फर्स्ट प्लांट से रिलेटेड है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मैंने पीछे आपको सिर्फ न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन का बताया, तो आगे आपके पास आ जाता है न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स और एनिमल्स के न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब जैसे प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स की आपके जो राइट साइड पर है, जो आपके लेफ्ट साइड पर है, ये दैट इज द बॉक्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फॉर द प्लांट ग्रोथ। उसके बाद जो लेफ्ट राइट साइड पे आपके दैट इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ एनिमल्स। अब लेफ्ट साइड पर अगर देखो आप लोग, तो लेफ्ट साइड में आपको क्या नजर आता है, कार्बन लिखा हुआ है। उसके ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह के आगे टर्म हम यूज करेंगे, क्योंकि अब जब हम मिनरल एलिमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे तो फिर उसमें हम मैक्रो को भी डिस्कस करेंगे और माइक्रो को भी डिस्कस करेंगे। तो अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के अंदर वो भी सारे एक लिस्ट में लिखे, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम एंड सल्फर। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। एंड सेकंड नंबर पे उसी बॉक्स में अगर देखो आयरन, मैग्नीज, ब्रोन, मोलिब्डेनम, these are also nutrients. And the animal nutrients include vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, proteins, lipids, carbohydrates. These are the nutrients of animals. तो एनिमल्स और प्लांट्स, इन दोनों के न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों में न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, एनर्जी देना।
जैसे आप लोग अगर खाना खा रहे हो तो खाने में आपके कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, तो उससे आप लोग क्या ले रहे हो, एनर्जी हासिल कर रहे हो। तो ऐसे ही अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स कार्बन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं, तो वो उनसे क्या लेंगे, वो उनसे एनर्जी ही हासिल करते हैं। तो ये आपके पास न्यूट्रिएंट्स वगैरह के बारे में था। तो अब आगे आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को दो तरह के टू काइंड्स में डिवाइड किया गया है। एक कहते हैं ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। अब ऑटोट्रोफिक यानी कि जो पहली टर्म है ऑटोट्रोफिक, ऑटो मीन खुद ब खुद, ट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड को खुद बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, वो हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और वो ऐसे जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करेंगे, वो ऑब्टेन करेंगे वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, दूसरे मिनरल्स को इन्वायरमेंट से लेते हैं और फिर उससे अपनी फूड को बना लेते हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। जैसे आपके प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आप लोगों को पता है प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं और उससे वो क्या बनाते हैं, अपनी एनर्जी को प्रिपेयर करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के वो अपनी फूड को खुद बनाएंगे। जैसे चैप्टर 7 में आपको बताया था कि पहले फोटोसिंथेसिस चलेगी, जिसमें वो क्या करेंगे, ग्लूकोज को बनाएंगे, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करें। अब जो ग्लूकोज है वो फूड है, किसके लिए, प्लांट के लिए। अब उसी फूड को वो क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तोड़ के आपको एनर्जी दे देंगे। तो ये आपके पास किसके अंदर होता है, ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं। और वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास प्लांट्स आ जाता है। उसके अलावा दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, एल्गी वगैरह, वो अपने फूड को भी खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर हेट्रो का मतलब होता है कि जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं करते, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड के लिए किसी पर डिपेंड करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जैसे हम ह्यूमंस हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपनी फूड के लिए, हम एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, हेट्रोट्रोफिक। तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ फिर, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम किसी से एनर्जी लेते हैं, फूड लेते हैं, और फूड लेने के बाद हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस अपने अंदर परफॉर्म करवा के उससे एनर्जी हासिल कर लेते हैं। तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स। और दूसरे ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिशन कैसे होती है, कि प्लांट्स जो है वो मिनरल्स को कैसे मिनरल से कैसे एनर्जी ले रहे हैं, या कौन कौन से मिनरल्स है जो उनको एनर्जी देते हैं। तो आपके पास अब प्लांट्स जो है वो कह रहे हैं कि पहली बात तो होगी, शुरू में बता दिया, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाले हैं। ये आपको पता है कि प्लांट्स अपनी फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे। अब प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वो लेनी है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स है ना, तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन भी न्यूट्रिएंट है, हाइड्रोजन भी न्यूट्रिएंट है, एंड ऑक्सीजन इज आल्सो अ न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स ने तीनों न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेना है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है, आप लोगों को पता है कौन कौन सी चीज यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज होता है। तो प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या लेना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट्स उसने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से ले लेने, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। तो उसके बाद प्लांट्स के अंदर जो रिक्वायर्ड टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को दो तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं, कुछ ऐसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब मैक्रो और माइक्रो दोनों वर्ड का अगर मतलब देखा जाए तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने पीछे बता दिया मैक्रो का मतलब क्या है, लार्ज। तो ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, तो उनको हम किस चीज का नाम देंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है वो कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और उसमें आपके पास एग्जांपल क्या आ जाती है, वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, मैग्नीशियम की, तो ये एटसेट्रा, इस तरीके के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी प्लांट्स को ज्यादा जरूरत होती है। तो वो हमारे पास कौन से न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स।
दूसरी जो सेकंड टाइप आ जाती है डेट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मीन स्मॉल, तो ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी प्लांट्स को लो क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी। तो उसमें आपके पास आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, ये सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड होते हैं। अब इसके बाद माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस करने के बाद कुछ एग्जांपल्स आ गए आपके पास मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो अगर आप इसको देखो तो इसके एग्जांपल में आपको नजर आएगा। तो अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो जैसे आपके पास यहाँ पर पहला जो न्यूट्रिएंट है डेट इज फॉस्फोरस। अब यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पहले डिस्कस किए हैं, जैसे फॉस्फोरस है, उसके बाद पोटाशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है। तो ये हमारे पास क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब जैसे फॉस्फोरस के बाद में बात कर रहे हैं तो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इसका अगर रोल भी बताया हुआ है कि फॉस्फोरस किस काम आता है। फॉस्फोरस कहते हैं कि कंपोनेंट ऑफ एटीपी है, यानी कि अगर आपने पढ़ा था एटीपी 7 चैप्टर में जब स्टार्ट किया था कंपोनेंट ऑफ एटीपी, तो उसमें फॉस्फोरिक ग्रुप पढ़ा था, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फोरस पर हमारे पास किसका हिस्सा हुआ, एटीपी का। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए जो है उनका भी बेसिक हिस्सा कौन सा होता है, फॉस्फोरस होता है। फिर कोएंजाइम्स, और इसके बाद नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन फॉर्मेशन एटसेट्रा। तो इन सब के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये फॉस्फोरस रिक्वायर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आ जाता है डेट इज पोटाशियम, जो आपके पास क्या है, एक पोटाशियम है। अब पोटाशियम जो क्या किस काम के लिए यूज होता है, रेगुलेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। लीव्स हैं तो पत्ते जो आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वो भी मैंने बताया था कि वो कहाँ से परफॉर्म करते हैं, थ्रू स्टोमेटा, कि उनके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग पाई जाती है जिनको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। तो उन स्टोमेटा के जरिए वो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करता है, ऑन द अमाउंट ऑफ, ऑन द क्वांटिटी ऑफ पोटाशियम न्यूट्रिएंट। वो किस पर डिपेंड करेगा, पोटाशियम न्यूट्रिएंट पर। उसके बाद रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, और पोटाशियम का दूसरा करदार रोल क्या बताया हुआ है कि उसने वाटर लॉस को रिड्यूस करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाने की कोशिश करनी है प्लांट्स के अंदर, फॉस्फोरस ने और पोटाशियम ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सल्फर आ जाता है। तो सल्फर हमारे पास हमें पता है कंपोनेंट होता है किस किस चीज़ का, प्रोटीन्स का, वाइटामिन्स का, इंजाइम्स का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट इज कैल्शियम। अब प्लांट्स के अंदर कैल्शियम का रोल क्या है, एक्टिवेट इंजाइम्स, इट्स स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन सेल्स, के इंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। और उसके बाद आपका जो सेल वाल है प्लांट्स की, जो आपको पता है एक प्लांट के अंदर सेल वाल होती है, एक सेल मेम्ब्रेन आउटर साइड पे जो पाई जाती है डेट इज सेल वाल। तो सेल वाल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है, एक कैल्शियम है। उसके बाद इसने क्या करना है, इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन सेल्स, के जो प्लांट्स के सेल्स है उनके दरमियान जो वाटर की मूवमेंट हो रही है उसको बढ़ाना है। तो ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का रोल है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास आगे उन्होंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दिए हुए हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास आयरन है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है, क्लोरीन है, निकल है। तो दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, के ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट्स को बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारे पास माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम की तरफ। अब प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन का क्या रोल है और मैग्नीशियम का क्या रोल है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे हम जिसका रोल डिस्कस करेंगे दैट इज रोल ऑफ नाइट्रोजन। किस चीज का रोल डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन का रोल, कि नाइट्रोजन क्या किरदार अदा कर रही है प्लांट्स के अंदर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं करते, कि एज सच प्लांट्स हमारे नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 79% प्रेजेंट है। हमारी एटमॉस्फेयर में 79% क्या प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब नाइट्रोजन 79% प्रेजेंट यानी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो इसका मतलब कि वो तो फिर प्लांट्स को एज सच यूज कर, लेकिन प्लांट्स एज सच नाइट्रोजन यूज नहीं कर सकते। उन्होंने क्या करना है, प्लांट्स ने नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है नाइट्रेट्स में। अब नाइट्रेट्स का जो प्रोसेस, नाइट्रोजन का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि उसमें वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए से प्लांट्स क्या करेंगे, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में, नाइट्रेट्स में। अब नाइट्रोजन जो अब कंपोनेंट किस किस चीज़ का है, तो वो मेजर कंपोनेंट हमारे पास प्रोटीन का हो सकता है, कार्बो हार्मोन्स वगैरह जो है, प्रोटीन्स हमारी जितनी है वो सारी, उसका मेजर कंपोनेंट हमारा नाइट्रोजन होता है। हार्मोन्स हैं
तो हार्मोन्स का भी मेजर कंपोनेंट हमारे पास नाइट्रोजन है। उसके बाद क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का अगर मॉलिक्यूल देखा जाए तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में भी 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन क्लोरोफिल का भी बेसिक पार्ट है। फिर वाइटामिन हमारे जितने हैं A B C D E F, तो ये जो हमारे वाइटामिन हैं इनका भी मेजर कंपोनेंट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। उसके बाद हमारे जो इंजाइम्स हैं, तो इंजाइम्स का भी जो मेजर कंपोनेंट है वो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो बेसिक कंपोनेंट किस किस चीज़ का, तो ये आपको वो बताया गया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन के बारे में बताया गया कि नाइट्रोजन जो मेजर फैक्टर है हमारे पास स्टेम का और लीव ग्रोथ के लिए, कि स्टेम के लिए और लीव की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीव ग्रोथ इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म क्या है हमारे पास स्टेम की ग्रोथ में और लीव की ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, फिर नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना, तो ये सारा प्रोसेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लीव के ग्रोथ में और स्टेम की ग्रोथ में। फिर अगर टू मच नाइट्रोजन आ जाए, अब हमारे पास कुछ क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन की एक्स्ट्रा होने की वजह से या कम होने की वजह से कुछ ना कुछ तो होगा, तो नाइट्रोजन प्लांट्स को एक नॉर्मल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। तो अगर वो नाइट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में दे देंगे तो फिर भी प्लांट्स के लिए नुकसान है, अगर वो कम दे देंगे तो फिर भी प्लांट्स के लिए वो नुकसानदेह होंगे। तो अगर तो नाइट्रोजन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाए, तो नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से क्या नुकसान होता है, एक तो फ्रूटनिंग डिले हो जाती है, दूसरे नंबर पे हमारे पास फ्लावरिंग भी क्या हो जाती है, डिले हो जाती है, यानी कि फल बनना और फूल बनना दोनों लेट हो जाते हैं। उसके बाद डेफिशिएंसी अगर हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की, तो कमी होने की वजह से एक तो उसकी यील्ड कम हो जाएगी, हमारे पास प्लांट्स इतने ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, उनकी पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सेकंड जो वजह बनेगी वो क्या बनेगी, का येलोइंग ऑफ लीव्स, उसके पत्ते क्या हो जाएंगे, प्लांट के येलो हो जाएंगे। जैसे अगर आप अक्सर देखते हो प्लांट आपको नज़र आते हैं तो उनमें उनके जो लीव्स होते हैं वो येलो हो चुके होते हैं, तो वो येलो होने की वजह ये होती है क्योंकि उनके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट कम हो गया होता है, नाइट्रोजन कम हो चुका होता है। उसके बाद स्टंट ग्रोथ, वो दूसरे लास्ट चीज़ जो डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ग्रोथ रुक जाती है। स्टंट ग्रोथ का मतलब है कि प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये हमारे पास रोल ऑफ नाइट्रोजन है कि नाइट्रोजन किस किस का बेसिक कंपोनेंट है प्लांट के अंदर, उसके बाद नाइट्रोजन किस क्या क्या काम कर रहा है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो क्या नुकसान होगा, अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर क्या नुकसान होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास अब डिस्कस करते हैं रोल ऑफ मैग्नीशियम को। अब रोल ऑफ मैग्नीशियम के मैग्नीशियम का किरदार क्या है, तो पहला जो आपको पता है होना चाहिए वो क्या है कि मैग्नीशियम हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल का। अब क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है अगर उसको देखें तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन, फिर एस से उसके बाद एक और नाइट्रोजन, फिर ये चीज़ इधर भी नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और दरमियान में इसके मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये हमारे पास अगर देखो तो ये मैंने क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाया। अब क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में मैंने आपको पीछे नाइट्रोजन में बताया था कि नाइट्रोजन क्लोरोफिल का बेसिक कंपोनेंट है। अब हमारे पास जो क्लोरोफिल है, किसके स्ट्रक्चर मैंने बनाया, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का बेसिक कंपोनेंट भी हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन। ओ सॉरी, क्लोरोफिल का भी मैग्नीशियम मेजर कंपोनेंट, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का भी मेजर कंपोनेंट है और नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल का एक मेजर कंपोनेंट है। तो ये बात याद रखनी है कि क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन भी चाहिए और मैग्नीशियम भी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करवाता है, क्लोरोफिल परफॉर्म करवाता है, तो जब ना मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो या फिर नाइट्रोजन की, तो उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका रोल में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि वो फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स टू प्रोड्यूस, के इन्होंने क्या करना है कि प्लांट्स के एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं मैग्नीशियम। क्यों, इन्होंने क्या प्रोड्यूस करवाना है इनसे, इन्होंने प्रोड्यूस करवाने कार्बोहाइड्रेट एंजाइम से, शुगर्स प्रोड्यूस करवानी, फैट्स वगैरह। प्लांट्स के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, फैट्स वगैरह प्रोड्यूस करवाने का काम है वो कौन करवाता है, मैग्नीशियम करवाता है। अब उसके बाद थर्ड यूज जो आ जाता है मैग्नीशियम का, वो आ जाता है वो हमारे फ्रूट की और नट फॉर्मेशन में। नट किसको कहते हैं, जैसे आप वो खाते हो, मूंगफली खाते हो, पीनट जिसको कहते हैं, तो भी दानेदार चीज़ जो पीनट है इनके ग्रोथ के लिए, फिर आपके बाद जो फ्रूट वगैरह, फल वगैरह उनके बनने में जो हेल्प करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, मैग्नीशियम करवाता है। उसके बाद एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, के सीड की जर्मिनेशन के लिए भी हमें क्या चीज़ नेसेसरी होती है प्लांट्स को,
मैग्नीशियम चाहिए होता है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास पॉइंट इसका आ जाता है डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, येलोइंग, पत्ते जो है उसके क्या हो जाएंगे, येलो। क्योंकि अगर मैग्नीशियम कम होगा तो मैग्नीशियम के कम होने से क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा, तो जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो प्लांट का कलर ग्रीन नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांट लीव्स जो है उनका कलर ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फिर उसके पत्ते कौन से हो जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे। और विल्टिंग ऑफ लीव्स, और पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में पत्ते गिर नहीं थी रहे, लेकिन मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी होगी और पत्ते पीले हो गए, वो पीले होने के साथ साथ वो क्या होंगे, गिर जाएंगे। तो ये डिफरेंस है। डेफिशिएंसी अगर नाइट्रोजन की होती है तो पत्ते साथ लगे रहेंगे लेकिन वो येलो कलर के हो जाएंगे, लेकिन अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो उसमें पत्ते साथ नहीं लगे रहेंगे, पत्ते गिर जाएंगे। अब आगे हमारे पास रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम के बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब हमारे पास फर्टिलाइजर्स जो हैं, जो खाद्य हैं, उनका क्या रोल है, उनकी अहमियत क्या है प्लांट्स के अंदर, तो उसके बारे में है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर में हमारे पास आ जाता है कि फर्टिलाइजर्स हमें पता है कि हम ह्यूमंस वगैरह क्यों यूज़ करते हैं, वो फसलों को क्यों लगाए जाते हैं, पौधों को क्यों दिए जाते हैं फर्टिलाइजर्स, ताकि ह्यूमंस क्या कर सकें, अपने डिज़ायरेबल करेक्टर्स वहाँ से क्या करें, हासिल करें। यानी कि अपनी मर्जी के करेक्टर्स को हासिल करने के लिए हम उनको क्या देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं प्लांट्स को। जैसे हमने कौन कौन से हमारे मतलब डिज़ायरेबल करेक्टर्स होते हैं, हम क्या चाहते हैं प्लांट से, हम चाहते हैं कि हमें मोर यील्ड, मोर फ्रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले, फिर ग्रोथ फास्टर हो प्लांट्स की, तेज़ हो, और फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो उसकी। तो ये हमारे डिज़ायरेबल, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक करेक्टर्स है जो हम प्लांट से चाहते हैं। तो इनको हासिल करने के लिए हम प्लांट्स को खाद्य डालते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स देते हैं। अब फर्टिलाइजर्स दो तरह के हैं, एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ऐसे अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का फर्क आप लोगों को पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती है, तो वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऐसे ही हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। तो नेचुरली अकरिंग जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उसमें हमारे पास रॉक फॉस्फेट आ जाता है, एलिमेंटल सल्फर है, जिप्सम वगैरह। तो ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं जो नेचुरली तौर पर हमारे नेचर में प्रेजेंट है। दूसरे नंबर पे हम इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कि जैसे जिप्सम है हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसको कोई दूसरा केमिकल नहीं बना सकते। उसके बाद एलिमेंटल सल्फर हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स केमिकली मॉडिफाइड नहीं होते, वो जो उनका केमिकल है, केमिकल फार्मूला वो सेम रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपके पास कि अगर नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है तो हम उसको, अगर फर्टिलाइजर्स के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, मेन एलिमेंट उस फर्टिलाइजर का क्या है, नाइट्रोजन है, तो हम उस फर्टिलाइजर को नाम दे देंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अगर ऐसे फॉस्फोरस मेन एलिमेंट है तो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, सल्फर है तो सल्फर फर्टिलाइजर्स। तो जो एलिमेंट मेन होगा उसको हम फर्टिलाइजर्स को उसका नाम दे देंगे। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये इजीली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। जब ये इजीली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब वाटर प्लांट्स अपटेक इजीली कर लेंगे। तो जब पानी के अंदर डिजोल्व हुए, पानी को जल्दी से प्लांट्स ने इजीली क्या कर लिया, अपटेक कर लिया, और उसकी वजह से वो प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड है कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं कि ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा कौन से कंपाउंड्स रखेंगे, ऐसे कंपाउंड जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आएंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं ये ड्राइव किए गए होते हैं एनिमल्स से और प्लांट्स से। अब जब एनिमल्स और प्लांट्स खत्म हो जाते हैं तो वो जब ज़मीन के नीचे जाते हैं, तो वो ज़मीन के नीचे जाकर हमारे पास हमें फर्टिलाइजर्स देते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब ये कम्प्लेक्स होते हैं। उसके बाद मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर और कंपोजिट, अब मैन्योर जो है, जो प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है हम उसको मैन्योर का नाम देते हैं, और जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल हम उसको कंपोजिट का नाम देते हैं। तो ये दोनों याद रखने हैं, प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल मैन्योर और एनिमल्स का कंपोजिट। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज क्या है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ने क्या करना है, इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज। उन्होंने सॉइल की ड्रेनेज को, यानी कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह, उसके बाद सॉइल के अंदर एयर स्पेसिस को बहुत ज़्यादा बना देना है। उसके बाद इंक्रीज एबिलिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, और जो सॉइल है
उसकी न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी को भी क्या कर देगी, इंक्रीज कर देंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स तो यूज़ किए, तो फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के बाद उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं फर्टिलाइजर से। तो इन्वायरमेंटल पर, हमारी माहौल पर बहुत ज़्यादा असर करता है और ये फर्टिलाइजर्स। अब दोनों फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी दोनों अफेक्ट करते हैं। अगर तो आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं, पहले हम उनके इफेक्ट को देखते हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इन्वायरमेंटल हजार्ड्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा दे देंगे, एक्सेस क्वांटिटी में ज़मीन को देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, पहली तो ये ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को पकड़ने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी सॉइल की, कम हो जाएगी, कि जब अब न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो जल्दी से निकल जाएंगे, सॉइल उसको कैरी नहीं कर पाएगी जब ज़्यादा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह आप उसको दे देंगे। उसके बाद सेकंड जो इफेक्ट बनेगा, डिग्रेड इकोसिस्टम थ्रू यूट्रिफिकेशन, कि वो हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बर्बाद कर देगी, ख़त्म कर देगी। कि किस तरीके से, यूट्रिफिकेशन के जरिए से। यूट्रिफिकेशन क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इंक्रीज इन केमिकल न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, कि हमारी सॉइल के अंदर केमिकल न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब किसी भी जगह पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, यूट्रिफिकेशन कहलाएगी। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम सारा तबाह हो जाएगा। जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं जाएंगे तो हमारे प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरी जो चीज़ है, जो तीसरा हैजर्ड आता है, एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। अगर वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आपने ज़्यादा दे दिए हैं तो उसकी वजह से पहला जो इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड, कि क्या चीज़ बनेगी, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। कि ज़मीन पर ग्रीन हाउस गैसेस की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो जब आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा दे देंगे तो उसकी वजह से हमारी जो सॉइल है उसमें से ग्रीन हाउस गैस क्या कर जाएगी, उस निकल जाएगी, वो मिट हो जाएगी। तो उसकी वजह से हमारे प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। दूसरी जो चीज़ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा होने की वजह से होती है, पेस्ट प्रॉब्लम। वहाँ पर कीड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं थ्रू नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, अगर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आप ज़्यादा दे देंगे। जो लास्ट हमारे पास हज़ार्ड आ जाए इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का, कि अगर वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में अमोनिया था और आपने अमोनिया ज़्यादा दे दिया, तो अमोनिया ज़्यादा देने की वजह से क्या होगा कि सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से सॉइल की प्लांट्स की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी। आगे हमारे पास जो एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स आते हैं वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड हैं, कि अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा देते हो, ज़्यादा अमाउंट में डालते हो, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो बनेगी वो क्या होंगी, पहले तो नाइट्रेट लीचिंग, कि जो नाइट्रेट है उसकी लीचिंग हो जाएगी, कि नाइट्रेट जल्दी से बह जाएंगे, वो खड़े स्टे ही नहीं हो पाएंगे नाइट्रोजन। तो नाइट्रेट जब स्टे नहीं होंगे तो प्लांट्स को नाइट्रोजन भी प्रोवाइड नहीं होगा, तो जब नाइट्रोजन नहीं प्रोवाइड होगा तो नाइट्रोजन प्रोवाइड होने की वजह ना होने की वजह से प्लांट के पत्ते जो है वो ग्रीन हो जाएंगे, क्लोरोफिल काम करना छोड़ देगा, तो प्लांट्स स्टंट ग्रो, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी प्लांट की। तो एक तो नाइट्रोजन लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग होगी। दूसरे नंबर पे एक जगह ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप दे देते हो तो रन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं रहेंगे ड्यू टू द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो ये हमारे पास एनवायरमेंटल हज़ार्ड थे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।